गुड इवनिंग। आज मैं एस के सिन्हा और शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन आए हैं जेई मेन के अंदर में 25 तारीख को, उसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं, फैक्ट ओरिएंटेड हैं, और अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, फैक्ट आपके अच्छे हैं, तो ऐसे पेपर में नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा टफ साइड में है, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि जो 10 क्वेश्चन जो आज के पेपर में आए हैं वो सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड, काफ़ी मेहनत से इनको कलेक्ट किया गया है और इनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, दीज बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड। ये प्योरली फैक्चुअल, और ये क्वेश्चन आपका जो है ड्रग्स के अंदर में केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, और इसका जवाब है एलोस्टेरिक साइट। और इसके बारे में अगर आप ध्यान देना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है कि ये फिगर है कि नॉर्मल केस में जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव साइट पे ड्रग्स आकर के बैठते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसको डिफॉर्म कर देने के लिए इस साइट पे कोई ड्रग्स आके न बैठे, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा साइट होते हैं जहाँ पर कोई विशेष एंजाइम जाकर के ड्रग जाकर के बैठता है। तो उससे क्या होता है कि साइट डिफॉर्म कर जाता है, ये साइट डिफॉर्म कर जाता है, तो नॉर्मल जो ड्रग्स आके नॉर्मल जो इसकी एक्टिविटी होने चाहिए थी वो नहीं होती। ऐसे ही साइट को कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये आज के क्वेश्चन में एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन फैक्ट बेस्ड। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ C5H12 इज, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्टीरियो आइसोमर्स को आपको नहीं काउंट करना है। तो मोनोब्रोमिनेशन कहां कराने हैं? C5H12 पे। तो C5H12, तो पहला नंबर C5H12 क्या है? तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे कई सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं? तो जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, ये क्या होगा? तो सारे के सारे सैचुरेटेड होंगे। तो यहाँ पर अनसैचुरेशन 0 होने का मतलब ये है कि इस कंपाउंड से, इस फार्मूले से हम कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं बना सकते, हम कोई एल्कीन एल्काइन नहीं बना सकते। ये एल्केन है। तो कौन कौन सा एल्केन है? तो नॉर्मल केस है हमारे पास, पहला नंबर एन एल्केन है, तो नॉर्मल एल्केन। दूसरा नंबर नॉर्मल एल्केन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो बेसिकली ये पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है। दूसरा आइसोपेंटेन है, और तीसरा हमारे पास नियोपेंटेन है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि इन तीनों के अंदर में कितने अलग अलग मोनोब्रोमिनेशन हो सकते हैं। तो नॉर्मल पेंटेन CH3 CH2 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 CH3। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि जितने तरह के केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे उतने ही तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर कितने तरह के हाइड्रोजन हैं? तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के हाइड्रोजन है। क्यों? हाइड्रोजन तो यहाँ 5 दिख रहा है। तो जवाब है कि ये जो हाइड्रोजन है और यहाँ जो हाइड्रोजन है दे आर आइडेंटिकल। ये जो हाइड्रोजन है और यहाँ जो हाइड्रोजन है ये केमिकली आइडेंटिकल हैं। तो जवाब है कि यहाँ पे ब्रोमो लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है। यहाँ ब्रोमो लगेगा तो 1 ब्रोमो पेंटेन होगा, यहाँ लगेगा तो 2 ब्रोमो पेंटेन होगा, यहाँ लगेगा तो 3 ब्रोमो पेंटेन होगा, यहाँ लगाओगे तो फिर 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल पेंटेन पे कितने साइट हो गए? 3। इसी तरीके से अब हम आइसोपेंटेन की बात करते हैं कि मान लिया जाए ये हमारे पास आइसोपेंटेन है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा और गहराई से देखें तो आपको दिख जाएगा कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप आइडेंटिकल हैं, इनके हाइड्रोजन भी आइडेंटिकल है। तो यहाँ कुल मिलाकर के कितने तरह के अलग अलग हाइड्रोजन हैं? तो जवाब है 4। तो यहाँ पर कितने तरह के मोनोब्रोमो प्रोडक्ट? मोनोब्रोमो में क्या होता है? हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करता है? ब्रोमीन। हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है, ब्रोमीन की भी वैलेंसी 1 है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कितने तरह के बनेंगे? तो 1 2 3 एंड 4, ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बनने वाला है? 4। नियोपेंटेन की बात होती है तो नियोपेंटेन क्या होता है? तो अगर हमारे पास नियोपेंटेन है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन,
अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कुल मिलाकर के हमारे पास कितने तरह के हाइड्रोजन हैं, तो जवाब है कि एक ही तरह का हाइड्रोजन है। तो नियोपेंटेन में कितना मिलेगा, तो ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, इसके ओवरऑल आंसर कितने होंगे, द आंसर इज 8। तो इसमें हमारे पास 8 मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाया जा सकता है और बच्चों ने बनाया भी। अगेन, glycosidic linkage between carbon 1 of glucose and carbon 2 of fructose is found in, किस स्ट्रक्चर में, एमाइलोज में, सुक्रोज में, माल्टोज में, लैक्टोज में, कहाँ मिलता है, कार्बन 1 ग्लूकोज के कार्बन 1 और फ्रुक्टोज के कार्बन 2 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट में, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स में मिलता है, मोनोसैकेराइड में नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है सुक्रोज। कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि ये हमारे पास ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का ऑक्सीजन के बाद का जो कार्बन है, दिस इज कार्बन नंबर 1। तो इस कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, तो यहां ध्यान दीजिए कि कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 का ऑक्सीजन है, किसका कार्बन नंबर 2 है, तो बीटा डी फ्रुक्टोज। तो ये ध्यान रखना है, ये प्योरली फैक्ट बेस्ड कि सुक्रोज के केस में, सुक्रोज के स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज ये दोनों कहाँ ऐड होते हैं, कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के बीच में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हम इसे एक आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, और ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट पार्ट से आया हुआ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। अब यहां पर जो मेमोरी बेस्ड मुझे पता चला है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास CH3 CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस केस में इन जनरल हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस कम करने के हिसाब से ये एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं, और यहाँ पर आप एनायन बना करके जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन्स है, उसके ऊपर हम लोग अटैक कराएंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर दिया गया है तो नाउ दिस विल अटैक हियर, और ये अटैक करने के बाद एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, तो जो बेस है वो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन का प्रोटॉन खाता है और वहाँ क्या बनाता है, कार्बन आयन। ये कार्बन आयन क्या करता है, अपने जैसा, अगर यहाँ क्रॉस एल्डोल नहीं है, बिल्कुल सेल्फ एल्डोल है, अपने जैसा जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है वहाँ जा कर के अटैक करता है, उसके कार्बोनिल पे अटैक करता है, एक नया बॉन्ड बनाता है। तो नया बॉन्ड क्या बनाया, अल्फा और बीटा के बीच में एक बॉन्ड बनाता है। तो ये बॉन्ड बनने के बाद अब आपको क्या दिख रहा है, तो दिस इज योर CH2 COH CH3 और CH2, ये हो गया CH, और ये मिथाइल और मिथाइल। ओके, नाउ अब यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि जो क्राउडिंग है ये कार्बन sp3 है, काफ़ी ज़्यादा क्राउडिंग है, तो इस क्राउडिंग को रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये निकल जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनाता है। तो ये आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो ये प्रोडक्ट हमारा कंडेंसेशन में बनेगा CH डबल बॉन्ड C डैश मिथाइल CH2 CH मिथाइल एंड मिथाइल। तो बेटा ये कौन सा रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे पता लगाया, चूंकि आपने OH माइनस दिया हुआ है और एल्डिहाइड कीटोन में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको करना क्या है, तो बॉन्ड को अटैक करा करके और कंडेंसेशन कराने के बाद आपको डिहाइड्रेशन करना है। तो आंसर इज 1। तो ये आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आंसर 1 होगा, अल्फा बीटा बॉन्ड बनता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है पॉलीमर्स।
और पॉलीमर्स में यूजेज का दिया हुआ है। टेफ्लॉन, क्या होता है टेफ्लॉन? तो टेफ्लॉन सबसे आसान है। टेफ्लॉन क्या होता है? नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। यहाँ पर फ्लोरोकार्बन्स हैं, तो ये फ्लोरोकार्बन CF2 जो आप देख रहे हो, इसके क्या बनते हैं? नॉन स्टिक यूटेंसिल बनते हैं, ये नॉन स्टिक कुकवेयर। अगेन नाइलॉन 66, तो ये आपके ब्रश ब्रिसल्स जो हैं ये बनते हैं फाइबर से, तो ब्रश ब्रिसल्स। HDPE हाई डेंसिटी है ना, पॉलीइथिलीन, इससे बनते हैं बकेट्स, टैंक्स, वाटर टैंक्स जो रिजिड होते हैं, टफ होते हैं। और LDPE थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। तो ये बेसिकली वैसे पॉलीमर्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, इनका प्रयोग होता है टॉयज बनाने में या इस तरह से जहाँ जहाँ सॉफ्टनेस की आवश्यकता होती है, तो वैसे पर्पस में। तो ये एक आसान सा मैच, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, HDPE एंड LDPE। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अच्छा क्वेश्चन है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, और ऐसे आप देखेंगे तो ये फिनॉल के अंदर में यहां पर क्या होगा, क्या क्या देखना है। तो यहां पे दो वेरिएबल दे रहा है इन्होंने, एक तो ग्रुप को वेरी कराया है नाइट्रो को, और दूसरा ग्रुप है हमारे पास मिथॉक्सी। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि फिनॉल के केस में आपके पास सारे ग्रुप कहां लगे हैं, तो इन जनरल या तो पारा पे लगे हैं या फिर मेटा पे लगे हैं। तो पारा पे हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो पारा पे देखने का नजरिया है -I भी देखते हैं और -M देखते हैं, +M भी देखते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप यहां पे अगर आप देखोगे इन चारों में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो एसिडिक वो होगा जो प्रोटॉन देने के बाद कंजुगेट बनाएगा और जिसका कंजुगेट ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये मैं कह रहा हूं, ये हमारे पास एसिड है, एसिड क्या करता है, प्रोटॉन लॉस करता है, प्रोटॉन लॉस करने के बाद क्या बनाया, तो कंजुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या पहचान है, स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान है कि उसका कंजुगेट बेस स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होगा, तो -M -I ग्रुप इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो यहां जो ऑर्थो पे नाइट्रो बैठा है, तो ये नाइट्रो कैसा ग्रुप है, तो -I -M ये स्टेबलाइज कर रहा है। अब हम लोग दूसरे में देखते हैं, यहां क्या है, मेटा पोजीशन पे बैठा है। तो बैठा तो है नाइट्रो, लेकिन कहां बैठा है, मेटा पे। तो मेटा पे बैठने से क्या होगा, कंजुगेट को स्टेबलाइज करेगा, क्या करेगा, लेकिन मेजोमेरी से नहीं करेगा। यहां कौन सा इफेक्ट होगा, तो -I, यहां पर आप क्या देख रहे हो, -I। अगेन अगला एग्जांपल मिल रहा है, मिथॉक्सी ग्रुप OCH3, ये कैसा ग्रुप है, तो अगर प्रॉपर जगह पे बैठा रहे तो इसमें हम लोग +M भी देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और साथ ही साथ क्या है, -M भी है, -I भी है। लेकिन ये बैठा कहां पर है, मेटा पे, तो इसका क्या प्रभाव देखेंगे, -I। और अगेन ये लास्ट कंपाउंड, इसमें कहां बैठा है, क्या बैठा है, मिथॉक्सी बैठा है, कहां बैठा है, पारा पे, ये कैसा ग्रुप है, तो +M, यहां +M डोमिनेट करता है -I से। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कौन सबसे अधिक एसिडिक है। तो बेटा जिसका कंजुगेट सबसे अधिक स्टेबल होगा, यहां -I -M से कंजुगेशन स्टेबिलिटी बढ़ेगी और ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि पारा पोजीशन पे -I काम करता, -M काम करता है, -M ही डोमिनेट करता है। अगेन, और यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पे +M, तो एसिडिटी को आप घटा रहे हो। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये +M के कारण मोस्ट एसिडिक है, ये -M के कारण मोस्ट एसिडिक है, और ये +M के कारण लिस्ट एसिडिक है। अगेन इन दोनों जगह पे अब इंडक्टिव इफेक्ट है। यहां कौन सा इफेक्ट है, नाइट्रो का इफेक्ट है, यहां कौन सा इफेक्ट है, मिथॉक्सी का इफेक्ट है। किसका -I स्ट्रॉन्गर होता है, तो नाइट्रो का -I स्ट्रॉन्गर होता है। तो ओके, तो ये हमारा ज्यादा एसिडिक होगा देन मिथॉक्सी, और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, तो ये हमारा लास्ट वाला। तो इसका ऑप्शन क्या आया, तो 1 इज मोर देन 2 देन 3 देन 4, A इज ग्रेटर मोर एसिडिक देन B देन C देन D। तो आंसर हमारा क्या है, ABCD, आंसर इज 1। ये हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। ओके, नेक्स्ट,
मैच द फॉलोइंग। अगेन ये कौन सा चैप्टर का है? ये बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एक आसान सा क्वेश्चन है, सोडियम आर्सेनाइड यूजेस हैं। सोडियम आर्सेनाइड, निकोटीन, फ्लोराइड एंड सल्फेट, ये क्या करते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, किससे रिलेटेड है? तो बेटे ध्यान देना, ये बेसिकली प्योरली फैक्ट ओरिएंटेड है, चैप्टर है हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सोडियम आर्सेनाइड का प्रयोग होता है एज हर्बिसाइड, और निकोटीन क्या है? ये बेसिकली नेचुरल पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए। और फ्लोराइड क्या होता है? तो बोन्स का जो बेंडिंग होता है, बोन डिफॉर्मेशंस होता है, उसके लिए फ्लोराइड के एक्सिस जरूर वो रिस्पॉन्सिबल है। सल्फेट तो बेसिकली ये आपके जो है सो बॉल मूवमेंट को खराब करता है, लैक्सेटिव इफेक्ट इसके होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक आसान सा मैच द फॉलोइंग, आप इसके हिसाब से इसको मैच कर लें। तो ए के लिए कौन सा मैच हो गया? सोडियम आर्सेनाइड के लिए तो सोडियम आर्सेनाइड का ज़्यादा बेटर मैच क्या होगा? तो दिस इज योर हर्बिसाइड। एंड अगेन सोडियम आर्सेनाइड हर्बिसाइड हो गया, निकोटीन पेस्टिसाइड हो गया। तो सही मायने में क्या होना चाहिए? ए का आर होगा और बी का पी क्यू होगा, और फ्लोराइड का क्या होगा? पी, और डी सल्फेट का क्या होगा? एस। तो ये जो आपका करेक्ट मैच क्या है? आर क्यू पी एस। आर क्यू, आप ध्यान दीजिए, आर क्यू पी एंड एस। ओके, द आंसर इज 1। इसको ध्यान रखिएगा कि ये बेसिकली टाइप ऑफ मिस्टेक्स है, तो ये चलते रहते हैं, जल्दीबाजी में सारी बातें हो रही हैं, और जितनी जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए तो इसलिए ये सब होता रहता है। चलिए अगेन सी, देखिए यहाँ पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो यहाँ ध्यान देना है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, साइनाइड है, प्रोपेन नाइट्राइल है, और इसको अगर आपने ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा दिया, उसके बाद H3O प्लस हाइड्रोलिसिस करा दिया, जिंक मरकरी HCl से रिएक्शन करा दिया, तो क्या बनने वाला है? ओके, आसान सा क्वेश्चन। इसमें क्या आप करने जा रहे हैं कि CH3 CH2 CN, तो जो हमारे पास नाइट्राइल होता है, तो इसको अगर आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराते हैं, CH3 MgBr से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है? तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड N MgBr बन गया, और यहाँ क्या लग गया? मिथाइल H3O प्लस, ये क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस कर देगा, इमाइन बन गया है। इमाइन के हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं? अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये हमारे पास बन गया कीटोन, और ये जो पार्ट हो गया हमारा कीटोन हो गया। जिंक मरकरी HCl से क्या होगा? दिस विल बी रिड्यूस्ड, और ये हमारे पास क्या बनने वाले हैं? तो CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज नथिंग बट ब्यूटेन। तो ये हमारा बन जाएगा ब्यूटेन। अब आपको देखना है कि इसमें ब्यूटेन कौन सा है, तो दिस वन। द करेक्ट आंसर इज 4। तो क्वेश्चन नंबर 8 साइनाइड है, साइनाइड में ग्रिग्नार्ड बनाएंगे, लगाएंगे तो क्या बनेगा? इमाइन। इमाइन से क्या बन गया? ये एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। कीटोन बनाने का तरीका है, कीटोन बनने वाला है, और जिंक मरकरी क्लेमेंसन रिडक्शन, इससे क्या हो जाएगा? एल्कीन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नॉट ए टफ टास्क। अगेन क्वेश्चन नंबर 9, ये काफी अच्छा रिएक्शन है और ऑब्वियसली टफ रिएक्शन है। इसमें क्या है? HBr का एडिशन रिएक्शन हो रहा है। कहां हो रहा है? कहां पर हम ऐड कराएं HBr को? हमारे पास ये भी एक पाई बॉन्ड है, ये भी एक पाई बॉन्ड है, ये भी एक पाई बॉन्ड है, और यहाँ ईस्टर भी है। तो कहां आप रिएक्शन में ऐड कराना चाहेंगे? तो मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी 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 टफ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ये इनोन सिस्टम है। इनोन के अंदर में एडिशन आप करा रहे हो, तो इनोन के एडिशन कराओगे तो ये एसिडिक मीडियम है। अगर यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोटॉन है वो यहाँ जाएगा। तो आप ऐसे समझो कि इनोन में क्या होने वाला है।
तो ये आपके पास इनोन का पहला कंसेप्ट। तो ये आपके पास एसिड बेस रिएक्शन हो गया, यहाँ प्रोटॉन लेके आओगे। और ये जो प्रोटॉन है अब क्या होगा, तो इस प्रोटॉन में दो अप्रोच है, कि प्रोटॉन में दो अप्रोच है। नाउ दिस प्रोटॉन, ये अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। नाउ दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। और अब यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ क्या अटैक करेगा, Br माइनस अगेन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, Br। और इसके बाद क्या हो सकता है, तो बेसिकली अगेन इट विल टॉटोमराइज। और ये टॉटोमराइज होने के बाद ये क्वेश्चन फिर वही कन्वर्ट कर जाएगा। और आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर हमने 1 मोल ऐड किया है BrNH, नाउ दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या क्या उपलब्ध था वो तो पता नहीं है, फिर भी जो मुझे बच्चों से कलेक्ट हुआ उस डाटा के आधार पे दिस इज द आंसर। ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन है। और ये बेसिकली एडिशन ऑन कंजुगेट सिस्टम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन कंजुगेट सिस्टम है। ये क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्वियसली टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी से। If the distance travelled by solvent is 3.25 and distance travelled by A and B respectively is 2.08 and 1.05। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में जो थिन प्लेट क्रोमेटोग्राफी होता है उसके बारे में बात करता है कि द रेशियो ऑफ RF फैक्टर ऑफ A and B इज, कि थिन प्लेट क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट के रिलेटिव दो अलग अलग जो कंपाउंड हैं वो अगर जो माइग्रेट कर रहे हैं तो उनका डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है कि रेशियो बताना है RF फैक्टर का A और B के बीच में। ये क्या इंटीजर में क्वेश्चन है, तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। RF फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। RF फैक्टर A क्या होगा, तो A का RF फैक्टर क्या होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट कितना है, तो ये वैल्यू दिया हुआ 2.08, A के लिए दिया हुआ 2.08 और सॉल्वेंट का कितना है 3.25, तो ये वेरिएबल कितना आ गया 0.64। और सिमिलरली फॉर B डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट दिया 1.05 एंड दिस इज 3.25, तो दिस वैल्यू इज 0.32। अब कहता है दोनों का रेशियो बताइए, रेशियो ऑफ A टू रेशियो ऑफ B, RF फैक्टर ऑफ A बाई RF फैक्टर ऑफ B, तो 0.64 डिवाइडेड बाई 0.32 इक्वल टू 2। तो ये इंटीजर का क्वेश्चन है और इसके आंसर है 2। एक अगेन ये क्वेश्चन चूंकि क्रोमेटोग्राफी के नाम से ही हम लोग भागते हैं, लेकिन ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने आज के एग्जाम में 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में थे और उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बच्चों के माध्यम से रिकॉल किया। तो पहला नंबर उन सारे बच्चों को इसका क्रेडिट जाता है जिन्होंने हम अपने पर्पस में और आपके लिए ये सारे क्वेश्चन रिकॉल किए। ओके, और ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। रिजोनेंस के अंदर में हम लोगों ने आज के क्लास में पूरी ऑर्गेनिक के सारे डिस्कशंस हम लोगों ने कर लिए और आई होप कि हम लोग आपने इसको एंजॉय किया होगा। और अगले क्लास में फिर हम लोग अगले पेपर के लिए फिर हम लोग सॉल्यूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।